दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है डैनियल सेल अच्छी बात है, हमने पढ़ाई की है, बट उसको लेकर घूमना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इतने बड़े कंटेनर को लेके, तो डे टू डे लाइफ में वो प्रैक्टिकली हमारा यूजलेस है। तो लोगों ने डिफरेंट टाइप का सेल जो है वो बनाने का ट्राई किया। तो सबसे पहला सेल जो है वो हमारा दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, दूसरे होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जिसमें बेसिकली क्या है, हमारे पास वो सिंगल यूज होता है, यानी नॉन रिचार्जेबल होता है। क्लासिक एग्जांपल ड्राई सेल या फिर मर्क्यूरी सेल। ठीक है, उसको बटन सेल भी बोलते हैं, राइट। और दूसरा जो है हमारे पास सेकेंडरी सेल यानी रिचार्जेबल सेल, नॉर्मली जो यूज होते हैं निकल कैडमियम। ठीक है, और दूसरा जो है लेड स्टोरेज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले पार्ट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले लेट्स डू अबाउट द प्राइमरी सेल और द ड्राई सेल। टेक द स्क्रीनशॉट। ड्राई सेल को हम लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। ड्राई सेल में क्या होता है, हमारा एक ग्राफाइट रॉड होता है और उसके चारों तरफ एक जिंक का केसिंग होती है, राइट। और ग्राफाइट रॉड और जिंक के केसिंग के बीच में हमारा MnO2 कार्बन और पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2 रहता है। ठीक है, बीच में जो पैक किया हुआ है दैट इज बेसिकली द इलेक्ट्रोलाइट। ग्राफाइट रॉड इज द कैथोड, जिंक केसिंग एक्ट्स एज द एनोड। ठीक है, जो वोल्टेज हमारा प्रोवाइड होता है दैट इज 1.5 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली एंड इट डिक्रीजेस ओवर द टाइम। द रिएक्शन इज प्रीटी सिंपल। Zinc solid gives you Zn2 plus 2 electron in the anode. In the cathode, 2 times MnO2 solid plus 2 times NH4 plus 2 electron gives me Mn2O3 solid plus 2 times ammonia plus a water. जो अमोनिया हमारा निकला है वो अमोनिया जो है वो Zn2 plus के साथ कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन देता है और बन जाता है ZnNH3 whole twice solid. और एक प्रॉब्लम है यहां पर, बैटरी यूज करने पर हमारा वाटर वेपर जो है वो निकलेगा, तो गैस का रिलीज जो है उसके लिए एक छोटा सा होल रखना पड़ता है, अदरवाइज अंदर भयंकर प्रेशर डेवलप हो जाएगा एंड वहां पे फिर एक्सप्लोड कर जाएगा। एक छोटा सा होल जो है वो तुम्हें देखने को नहीं मिलता है, पर अगर गौर से देखोगे एक बहुत छोटा सा होल जिसके थ्रू वो वेपर निकल पाए, वो बंदोबस्त जो है वो रखी जाती है। ठीक है, अच्छा, इसका दो प्रॉब्लम है, एक तो ये गैस निकलने वाली, और दूसरा जो है तुम लोग का डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस से देखे होंगे, कोई इक्विपमेंट अगर बहुत दिन बिना यूज करे भी तुम छोड़ के रख देते हो, तो इन दैट केस तुम ये देखोगे जो हमारा बैटरी जो है वो सड़ जाता है, बैटरी से कुछ चिपचिपा सा सामान जो है वो हमारा निकलता है। सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली जो हमारा NH4 प्लस आयन है वो जिंक को लगातार अटैक करता रहता है even when the battery is not in use, और हमारा जो केसिंग है उसको धीरे धीरे खाता रहता है एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइनली वहां से हमारा लीक आउट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चिपचिपा जो सामान हमारा निकलता है वो चीज को अवॉइड करने के लिए बेसिकली ड्राई सेल में एक माइन्यूट सा मॉडिफिकेशन लाया जाता है एंड दैट इज बेसिकली द मर्क्यूरी सेल। ठीक है, बट और एक प्रॉब्लम जो है वो है हमारा गैसियस प्रोडक्ट का निकलना बंद करना, यानी ऐसे जिससे कि वाटर ना निकले, और उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है जो हम लोग NH4 प्लस के बदले बेसिक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, OH माइनस, दैट हैज अ मच स्मॉलर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द जिंक मेटल, एंड वहां पर जो हमारा एनोड रिएक्शन होता है वहां पर तो अभी भी जिंक सॉलिड प्लस 2 OH माइनस गिव्स यू ZnO प्लस H2O प्लस लिक्विड इलेक्ट्रॉन। तुम बोलोगे सर अभी भी तो H2O निकल रहा है, ऐसा नहीं है, जो यहां से H2O निकला वही मेरा MnO2 पे वापस कैथोडिक रिएक्शन पे कंज्यूम हो जाता है, तो साफ साफ हम देख सकते हैं नो रिलीज ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द अल्कालाइन सेल ओवर द क्लासिक ड्राई सेल। इसका जो हमारा ई सेल होता है ये लगभग तुम जब खरीदोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1.54 वोल्ट, दैट इज एग्जैक्टली नियरली सेम एज दैट ऑफ द क्लासिक ड्राई सेल।
तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक अ प्रॉपर नोट्स। ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, स्पेशली इन द जेईई मेन एंड नीट। एडवांस में इन सब टाइप के क्वेश्चन जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ट्रिविया वाले, दोस क्वेश्चंस आर अवॉइडेड। फिर भी आ तो सकता ही है, हम कुछ ऐसे दावे के साथ तो नहीं कह सकते हैं जो नहीं आएगा। ओके दोस्तों, तो अगला जो है वो है मेरा मर्क्यूरी सेल और बटन सेल। यहां पर एनोड में जो होता है मेरा होता है जिंक Hg एमलगम। कैथोड में जो होता है हम यूज करते हैं पेस्ट ऑफ HgO सॉलिड एंड कार्बन। कार्बन मतलब बेसिकली ग्राफाइट का चूर चूर किया हुआ हिस्सा। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है दैट इज अ जिंक ऑक्साइड प्लस AOH। एनोड में जिंक प्लस 2 times OH माइनस गिव्स मी ZnO सॉलिड प्लस वाटर प्लस 2 times इलेक्ट्रॉन। कैथोड में HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Hg लिक्विड प्लस 2 times OH माइनस। तो कोई भी चीज गैस की तरह बाहर निकलने का डर नहीं है। जो हम जस्ट लाइक अल्कलाइन जो हमारा सेल है, ये भी हमारा वाटर जो पैदा हो रहा है इन द एनोड रिएक्शन, कैथोड में हमारा वो ही चीज कंज्यूम हो जा रहा है। तो नेट रिएक्शन इज Zn सॉलिड प्लस HgO सॉलिड गिव्स यू ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड। ई सेल लगभग 1.35 वोल्ट होता है और ये पूरे रिएक्शन में कोई एक्वस या फिर गैस नहीं है, तो एक्टिव मासेस सबका जो है वो हमेशा ही 1 रहेगा। तो ई सेल जो है वो हमारा दैट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा स्पीसीज नहीं है जो हमारा एक्वस या फिर गैसियस हो। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास तो हमेशा ही हमारा 1 रहता है। So these are the 2 primary cells that are important to us। ठीक है, रिएक्शंस जो है वो मेन हमें याद रखना है, बाकी कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो भी हमें थोड़े बहुत याद रखनी है, राइट। ओके दोस्तों, तो द सेकंड सेल इज द निकल कैडमियम सेल। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे इस्तेमाल होते हैं। पहले ज्यादातर सेल्स जो हमारा मोबाइल्स वगैरह में इस्तेमाल होता था, अब तो चलो लिथियम आयन सेल हमारा आ चुका है। दैट्स गुड फॉर अस, दैट इज मच मोर पावर एफिशिएंट। उससे पहले जो अभी भी जो मिलते हैं बहुत सारे रिचार्जेबल बैटरीज, ठीक है, उन सब में बेसिकली हम निकल कैडमियम सेल का इस्तेमाल करते हैं। एनोड होता है यहां पर कैडमियम, कैथोड जो होता है वो है निकल का +3 का सॉल्ट NiOH होल थ्राइस। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज द NaOH और द KOH सॉल्यूशन। एनोड में कैडमियम सॉलिड OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड +2 इलेक्ट्रॉन देता है, और कैथोड में निकल हाइड्रोक्साइड जो है +3 वाले वो इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होके 2 times NiOH होल ट्वाइस प्लस 2 OH माइनस जो है वो हमारा पैदा करता है। रिएक्शन अगर हम ओवरऑल देखें, कैडमियम सॉलिड +2 times NaOH होल थ्राइस गिव्स मी 2 NiOH होल ट्वाइस सॉलिड प्लस कैडमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड। यहां पे भी सेल वोल्टेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्वस या फिर गैसियस स्पीसीज जो है वो हमारा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये जो प्रोवाइड करता है वो लगभग 1.5 वोल्ट ही हमारा होता है। जो ड्राई सेल और इसका है, इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। ये भी लगभग मेरा 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखो लोग बेसिकली ट्राई करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस वही रहे, क्योंकि रिचार्जेबल बैटरी के लिए पूरा का पूरा एक इक्विपमेंट जो है उसको चेंज करना तो संभव नहीं है। पहले याद करो, पहले चार्जर आता था बैटरी के साथ, अब धीरे धीरे वो वापस रिडंडेंट हो रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं जो उसमें खर्चा जो है वो ज्यादा पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। बैटरीज जो है वो नॉर्मल ड्राई सेल्स वगैरह जो है वो काफी दिन तक चल जाता है। तो निकल कैडमियम सेल इज गेटिंग ऑब्सोल्यूट डे बाय डे। अगला जो हम करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, that is called the lead storage cell. Let's see. Okay, so now we do the lead storage cell or the lead acid accumulator. For the diagram, please refer NCERT. ये बेसिकली हमारा ऑटोमोबाइल्स, पावर बैकअप, इन सब जगहों पे इस्तेमाल होता है। एनोड जो होता है वो बेसिकली हमारा लेड केसिंग होता है। कैथोड जो है उसमें लेड जो है वो हमारा कोट किया हुआ होता है विथ PbO2। इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम रखते हैं एक्वस H2SO4, जो शुरुआती दौर पे 38% बाई मास पे हम रखते हैं। ठीक है, नाउ एनोड में जो है रिएक्शन क्या होता है, Pb प्लस सल्फेट गिव्स मी PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। द कैथोड रिएक्शन इज PbO2 प्लस सल्फेट प्लस 4H प्लस गिव्स मी PbSO4
सॉरी, मैंने यहां पर एक चीज लिखना भूल गया, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें PbSO4 +2 टाइम्स H2O। और ये दोनों रिएक्शन को अगर मैं साथ में लिखूंगा तो 2 टाइम PbO2, हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, PbO2, क्या लिख रहा हूं, Pb plus PbO2 +2 times H2S, PbSO4 gives me 2 times water. Lead solid plus PbO2 solid +2 times H2SO4 gives me 2 PbSO4 +2 times the water. This is during the discharging. So the discharging reaction is basically a comproportion reaction. Lead 0 plus lead 4 is getting converted to lead +2. Lead 0 plus lead 4 is basically getting converted to lead +2, ठीक है। और इसको जब मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म क्यों होगा, क्योंकि यहां पर H2O पैदा हो रहा है और H2SO4 हमारा कंज्यूम हो रहा है। तो साफ साफ अगर हम एक बात पर ध्यान दें, ये H2O जो पैदा होगा वो बेसिकली हमारा H2SO4 का डेंसिटी जो है उसको धीरे धीरे हमारा कम करता रहेगा। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हमारा ये वाला चीज जो है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। फिर हम लोग उसको एक्सटर्नली वापस रिचार्ज करते हैं। अब देखो, रिचार्जेबल बैटरी का मेन फंडा ही ये है, जब ये वाला चीज जो है गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा तो यहां पर इस डायरेक्शन में ये वाला रिएक्शन और इस डायरेक्शन में ये वाला रिएक्शन काम करेगा। वापस जब मैं इसको रिचार्ज करूंगा तो ये वाला जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, ये वाला जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा और उसका इनवर्स रिएक्शन होने वाला है, यानी डिस्प्रोपोर्शन 2 times PbSO4 +2 times water will give me lead plus PbO2 plus 2 times H2SO4। वापस H2SO4 का डेंसिटी जो है वो हमारा इंक्रीज करता है। अब तो चलो कर गाड़ियों में ये लेड सेल यूज करना लगभग बंद कर दिया, अब रिचार्ज करते नहीं है। पहले जमाने पे एक जब गाड़ियां थी उस पे एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें ग्रेविटी मेजर होता था, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी मेजर करता था और फिर वहां से मालूम पड़ता था जो गाड़ी का जो बैटरी है वो कितने टाइम तक हमारा रहने वाला है। अब जो नया बैटरीज आ गया है वो नया बैटरीज जो है वो यूज एंड थ्रो है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट तुम्हें उसे फेंकना ही पड़ेगा। लेड स्टोरेज बैटरी का कोई फर्दर इस्तेमाल जो है वो हमारा नहीं होता है। खैर, लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम 1-2 करेंगे। ये वाले चैप्टर, ये वाले जो हम गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट जब खत्म करेंगे। बट मेन बात समझो, इन दोनों में इसका उल्टा रिएक्शन, यानी इन दोनों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह ट्रीट करते हुए एक्सटर्नली पावर सोर्स के थ्रू हम इसका रिवर्स रिएक्शन जो है वो भी प्रोसीड कर सकते हैं। इन द केस ऑफ ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल वो चीज हमारा पॉसिबल नहीं है, यानी उल्टा रिएक्शन जो है वो हमारा टेक पार्ट नहीं करता है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इट विल बी अ गैल्वेनिक सेल, ड्यूरिंग चार्जिंग इट विल बी एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं तुम लोगों को यहां पर समझा दिया हूं। ओके दोस्तों, तो अगला हम देखने वाले हैं फ्यूल सेल यूज्ड इन रॉकेट। द मेन प्रॉब्लम इज इट इज वेरी कॉस्टली इन नेचर, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल व्हेन द प्रोडक्ट इज वाटर। प्रोडक्ट वाटर होने के कारण दिस सेल इज कंप्लीटली पोल्यूशन फ्री, देयर आर नो केमिकल्स इन्वॉल्व, नथिंग। एंड मेन रिएक्शन जो है वो है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives me H2O gas, H2O liquid. That is the fundamental reaction that takes place. अच्छा, एक फ्यूल सेल का एफिशिएंसी होती है ΔG/ΔH into 100%। ये हमने पहले भी देखे थे और लगभग होता है वो 70%। 70% इज अ वेरी गुड एफिशिएंसी, क्योंकि बाकी जो मान लो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह होता है दे वर्क अराउंड 30 to 40% एफिशिएंसी। सो this efficiency is very high efficiency. What is the setup of the cell? हमारे पास यहां पर बीच में एक aqueous solution होता है जिसको गार्ड करता हुआ गैस पास होने दे ऐसे पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो, ठीक है। पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो। ये जो पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स है उसके दोनों तरफ से, एक तरफ से H2 और एक तरफ से O2 गैस को हम निरंतर जो है वो सप्लाई करते हैं। वो दोनों हमारा आपस में कांटेक्ट पे आता है थ्रू KOH, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है। और जो H2 वाला साइड है दैट एक्ट्स एज एनोड, एंड जो O2 वाला साइड का ग्रेफाइट रॉड है दैट एक्ट्स एज अ कैथोड। इन द एनोड H2 gas gets oxidized to 2H++ electron, and in the cathode O2 gas get reduced to 2 times OH minus, and the final reaction अगर हम ध्यान दें H2 gas plus half O2 gas gives me H2O liquid. That's the reaction, that's how it takes place. H2 और O2 को तुम्हें continuously with the help of external source provide करता रहना पड़ेगा, तभी ये वाला काम जो है वो हमारा हो पाएगा। इसके अलावा मीथेन फ्यूल सेल जहां पे मीथेन का कंबर्शन किया जाए, और या फिर ब्यूटेन फ्यूल सेल जहां पे ब्यूटेन का कंबर्शन किया जाए, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा CO2 और H2O। ठीक है, कार्बन का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम ध्यान दें, इन द केस ऑफ मीथेन इट गोइंग फ्रॉम -4 टू +4, एंड इन द केस ऑफ CH4 उसका जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो है मेरा +2.5 और वहां -2.5, और वहां से जो है वो जा रहा है हमारा CO2 पे। दे आर कंबर्शन फ्यूल सेल्स, एंड ऑब्वियसली बात है CO2 रिलीज हो रहा है तो वहां पर हमारा ये पोल्यूटेंट है। तो द मेन एडवांटेजियस फ्यूल एंड मेन एडवांटेजियस सेल is basically the hydrogen oxygen fuel cell. The disadvantage side, it is very costly. इस कारण पे इसका widespread use अभी तक संभव नहीं हुआ है। ओके दोस्तों, now we will do the corrosion. What is corrosion? A slow coating formation of oxides, sulfides or carbonates on metals in the presence of atmospheric air and the different pollutants is called the corrosion. ठीक है, सबसे कॉमन करोजन जो होता है वो हमारा होता है Fe का इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड द रस्टिंग। रस्टिंग पे क्या होता है, Fe के ऊपर हमारा फेरिक ऑक्साइड .XH2O का एक लेयर बनता है दैट इज द ब्राउन इन कलर, एंड सिमिलरली वी हैव द टर्निशिंग ऑफ द सिल्वर इन द प्रेजेंस ऑफ H2S ऑफ एयर, दैट इज अ पोल्यूटेंट, एंड O2 catalyzes it, that helps us in oxidation, gives Ag2S that is black in color। इसके ऊपर एक, इसीलिए सिल्वर के कोई भी सामान के ऊपर एक काला सा हमारा धब्बा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। एंड सिमिलरली फॉर द कॉपर, ब्रोंज और ब्रश इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अनदर पोल्यूटेंट ऑफ एयर, एंड द मॉइस्चर, इट गेट्स कन्वर्टेड टू बेसिक कॉपर कार्बोनेट दैट इज अ ग्रीन इन कलर। इसलिए कॉपर के ऊपर हम बहुत बार एक ब्लूइश ग्रीन कलर का लेयर जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसका फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, बेसिकली रस्टिंग जो है दैट इज अ पोरस कोटिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड। व्हाई डज इट टेक प्लेस? सबसे पहले कैथोड रिएक्शन देखो, जो हमारा एयर का ऑक्सीजन है दैट इन द प्रेजेंस ऑफ H+ and 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी 2H2O लिक्विड, एंड Fe solid in the anode gets converted to Fe2+, और वहां का 2 इलेक्ट्रॉन जो है वही हमारा कैथोड पे कंज्यूम होता है। द ओवरऑल रस्टिंग रिएक्शन इज Fe solid plus half O2 gas give plus 2H+ aqueous gives me Fe2+ aqueous plus 2 times water. इनॉट सेल इज 1.67 वोल्ट। सवाल उठ सकता है सर यहां पर H+ कहां से आया? हम तो एसिड के अंदर डुबोए नहीं। एयर के अंदर CO2 है जो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके बनाता है H2CO3, और वो H2CO3 से हमारा H+ जो है वो हमारा प्रोवाइड होता है। ठीक है, और वो Fe2+ फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होता है Fe2O3.XH2O में, दैट इज कॉल्ड द रस्ट। इट इज अ पोरस कोटिंग। तो पोरस होने के कारण होता क्या है, उसके थ्रू फर्दर ऑक्सीजन जो है वो हमारा अंदर आ सकता है, और अंदर आ सकने पे ऊपर का जो कोटिंग है उस लेयर को भेदते हुए जो बल्क ऑफ आयरन है उस पर भी वो अटैक करता है, और उस पर भी अटैक करते हुए सिंपल सी बात है जो हमारा अंदर का आयरन है उसको भी धीरे 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 रस्ट पर कन्वर्ट कर देते हैं। इस कारण पे जो लोहे के पाइप्स पहले इस्तेमाल होते थे, ज्यादातर जगह पे दीवारों पे सिलन मिलती है। द रीजन बीइंग, अगर मान लो 10-15 साल हो गया कंस्ट्रक्शन का, वो सारे के सारे लोहे का पाइप अब सड़ चुका है, उस पर रस्ट पूरी तरीके से लग चुका है, और अब जो है पानी वहां से अलग अलग जगहों से लीक कर रहा है,
जिसको रोकने का किसी भी प्रकार का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, वो पूरा दीवार तोड़ के वापस पाइपलाइन को वापस ही करना पड़ेगा। प्रेजेंट डे वी यूज बेसिकली द प्लास्टिक पाइपलाइंस, दे आर मच मोर बेनिफिशियल। ठीक है, एनवायरमेंटल कैसे है मालूम नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का स्ट्रेंथ जो है वो तो डेफिनेटली हमारा बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा, निकल, जिंक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, इन सब के ऊपर भी रस्टिंग तो होती है, बट उसके ऊपर पे जो ऑक्साइड बनती है वो नॉन पोरस नेचर होने के कारण एक बार ऊपर का लेयर का हमारा ऑक्सीडेशन हो जाए, रस्ट बन जाए, वो फर्दर बल्क अटैक से हमें रोकता है। एंड उस कारण पे इस पे रस्टिंग जो है इन सब मेटल्स पे उतनी बड़ी इशू नहीं है, केवल ऊपर का लेयर का ही रस्टिंग संभव है। सैलाइन वाटर एक्चुअली कैटलाइजेस द होल रस्टिंग प्रोसेस, क्योंकि वो जो है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट को और अच्छे ढंग से प्रोवाइड करता है। तो सैलाइन वाटर में रस्टिंग जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो रस्टिंग को मिनिमाइज करने का दो फंडामेंटल तरीका होता है। एक होता है कोटिंग ऑफ बिस्फेनॉल, दैट इट्स एन बेसिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। लोहे के पाइप वगैरह के ऊपर अगर हम उसके कोटिंग लगा देंगे या पेंट कर देंगे तो वो हमारा पेंट एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो एयर का मॉइस्चर और O2 को उसके सरफेस पे आने से रोकेगा। और दूसरा जो है वो है गैल्वेनाइजेशन या फिर कोटिंग ऑफ जिंक लेयर। तो जिंक लेयर जो है दैट इज जिंक इज मोर एक्टिव देन Fe। दिस इज कॉल्ड द सैक्रिफाइसल कोटिंग। व्हाट हैपेंस इज, मैं Fe के ऊपर एक जिंक का पतला सा लेयर अगर बना देता हूं तो क्योंकि जिंक इज मोर एक्टिव देन Fe, ऑक्सीजन सबसे पहले जिंक को ही अटैक करता है, और जब तक जिंक हमारा प्रेजेंट रहेगा तब तक जो है वो Fe पे हाथ भी नहीं लगाएगा। द रीजन बीइंग, जिंक का लेयर पूरी तरीके से खत्म होगा, फिर ही Fe के साथ ऑक्सीजन का रिएक्ट करने का एफिनिटी बनेगा। एंड जिंक का जो लेयर बनता है जिंक ऑक्साइड, दैट इज नॉन पोरस इन नेचर, यानी लेयर का केवल ऊपर का हिस्सा ही हमारा खराब होता है, बाकी अंदर का जो लोहे का हिस्सा होता है वो लगभग हमारा कंप्लीटली इंटैक्ट होता है। सो दिस इज कॉल्ड द सैक्रिफाइसल कोटिंग, क्योंकि हम लोग बेसिकली यहां पर सैक्रिफाइस कर रहे हैं जिंक को इन द फ्रंट ऑफ Fe। दूसरा एक होता है नोबल कोटिंग, एंड दैट इज द कोटिंग ऑफ अ लेस एक्टिव मेटल ऑन Fe। फायदा इसमें यह है क्योंकि वो लेस एक्टिव है, तो ऑब्वियस सी बात है टिन वगैरह का लोहे का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो हमारा ना के बराबर होता है। तो जब तक हमारा नोबल कोटिंग इंटैक्ट है तब तक तो एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। एसएन का एयर के ऑक्सीजन के साथ प्रैक्टिकली कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, और ऊपर एसएन का लेयर है, तो अंदर जो हमारा Fe है वो तो हमारा एक्सपोज ही नहीं हो रहा है इन द फ्रंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑल इज फाइन। लेकिन गलती से भी मान लो वो कोटिंग का एक जरा सा हिस्से में खरोच आ जाए, जैसे ही वो खरोच आएगा, टिन इज लेस एक्टिव देन मेटल, तो ध्यान दो ऑक्सीजन तुरंत Fe को अटैक करना चालू करेगा, और टिन जो कि लेस एक्टिव है वो बेसिकली ये वाला प्रोसेस को प्रमोट करेगा, क्योंकि वो चाहता ही है Fe जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाए, और टिन का जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है इन दैट केस फिर वो कैटलाइजर की तरह काम करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द नोबल कोटिंग। तो टिन कोटिंग का फायदा ये है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बिल्कुल परफेक्ट प्रोटेक्शन देगा, जो जिंक नहीं दे सकता, क्योंकि जिंक जो है वो खुद तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, उस पर खुद पे रस्ट लगेगा ही लगेगा। लकीली दैट इज नॉन पोरस इन नेचर। टिन को नुकसान ये है टिन कोटिंग का, खरोच नहीं आनी चाहिए। जरा सा भी खरोच आएगा, पूरा Fe जो है मेरा साफ हो जाएगा, लिटरली एकदम सड़ जाएगा पूरा का पूरा। रस्टिंग प्रोसेस भयंकर फास्ट होने वाले हैं, उसको हम रोक ही नहीं सकते हैं। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ कोटिंग्स दैट वी मेक। द वन इज द सैक्रिफाइसल कोटिंग made up of more active metals than Fe, and another is the noble coating
दैट इज द लेस एक्टिव कोटिंग ओवर Fe। दोनों का अलग अलग फायदा और नुकसान है, ठीक है। बेसिकली एक जो है वो खुद थोड़ा लॉस तो झेलेगा, लेकिन फर्दर लॉस Fe का कम होने देगा, लेकिन दूसरा नोबल कोटिंग जो है स्टार्टिंग पे लॉस बिल्कुल नहीं होने देगा। जरा सा भी कोई डिफॉर्मिटी, पूरा गेम जो है वो पलट जाता है, पूरा Fe हमारा साफ हो जाएगा। ओके, एंड द लास्ट टेक्निक दैट वी अप्लाई इज कॉल्ड द कैथोडिक प्रोटेक्शन और द सैक्रिफाइसल एनोड, ठीक है। नाउ क्या करते हैं, जो बिग आयरन ऑब्जेक्ट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल द हल ऑफ द शिप, जिसको सलाइन वाटर पे जाना है और उस पर रस्ट नहीं लगना चाहिए, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, वहां पर इन दैट केस टू प्रोटेक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट वी स्ट्रैप इट विथ अ मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम और जिंक। नाउ व्हाट हैपेंस इज, मान लो Fe थोड़ा बहुत रिएक्ट करके Fe+2 पर कन्वर्ट हो भी जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, बट मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव देन आयरन, तो मैग्नीशियम तो पहले ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO+2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस यहां पर Fe पर जाएगा। जो भी Fe+2 पे कन्वर्ट हुआ है उसको तुरंत कन्वर्ट बैक कर देगा Fe पे। यहां पर ये वाला जो आयरन ऑब्जेक्ट है दैट विल एक्ट एज अ कैथोड, जो अभी तक एनोड की तरह बिहेव कर रहा था, और एनोड के फॉर्म पे हम मोर एक्टिव सैक्रिफाइसल जो एनोड है वो मैंने अप्लाई कर दिया। जस्ट लाइक द सैक्रिफाइसल कोटिंग, ये भी एक तरीका है रस्टिंग का प्रोसेस को रोकने का। जरा सा भी Fe पे Fe+2 बन गया, उसको तुरंत इलेक्ट्रॉन जो है वो फीडबैक कर दो, और फीडबैक कर देते हुए हमारा Fe जो है वो वापस Fe पर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द कोरोशन। तो सारे टाइप के सेल्स और कोरोशन के बारे में मैंने यहां पर बता दिया हूं। प्लीज एक बार NCERT गो थ्रू यहां पर कर लेना, उसके जो रिलेवेंट डेटा है वो ढंग से पढ़ लेना। अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द galvanic cell, and then we will move on to the concept of electrolysis. Okay.